हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाम आईएएस। हम लोग 68 बीपीएससी के लिए की पीटी के लिए साइंस जनरल साइंस कर रहे हैं। अभी हमने आपको बायोलॉजी के पार्ट को कराया। बायोलॉजी से मैक्सिमम बायोलॉजी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इतना। अब हम चलते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तरफ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी पोर्शन से अच्छे खासे सवाल आते हैं, जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। मेजरली हम लोग मतलब उसको कवर करेंगे। बाकी आप अपने तरफ से भी थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। साइंस से 30 क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। 30 क्वेश्चंस में से कोशिश करिए कि आपके क्वेश्चंस जो हैं 25 के एबव ही रहें, 25 से कम ना रहें। अगर सिलेक्शन लेना है तो 25 के एबव क्वेश्चंस रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो हम आते हैं फिजिक्स में, कि फिजिक्स में हम अलग अलग टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम आते हैं फिजिक्स पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज डिस्कशन हम करेंगे। तो साथियों, हमारा पहला टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आप फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, वर्क, पावर, एनर्जी। तो वर्क मीन्स होता है कि आप, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करती है, और वो या उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स, उसका मल्टीप्लिकेशन से जो चीजें आती हैं वो है आपका वर्क। वर्क मीन्स कि जब हम किसी चीज पे एफर्ट लगाते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है या वो जितना मूव करती है, वो उसी को हम उसी को हम वर्क कहते हैं, जितना फोर्स लगाने के बाद मूवमेंट हुआ। और वर्क में आप के बाद आता है बात एनर्जी की। एनर्जी मीन्स ये होता आता है कि वर्क करने का जो एफर्ट है, मीन्स उस वर्क के होने का जो एफर्ट है, वो हम एनर्जी में कि वर्क करने के लिए एक फोर्स जो लगाते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे एक एनर्जी, उसमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वही है एनर्जी। तो हम मेनली उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं जूल में। तो अब हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे आपका वर्क और एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स आपने लगाया इनटू जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये आपका जो हुआ, यही आपका क्वांटिटी हो गई एनर्जी की। इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल। एसआई यूनिट है ये, जूल। डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इज इक्वल टू वर्क। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि ये वर्क है क्या, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी, जो भी आप देखेंगे, जो भी डायमेंशन है, जैसे आपका वर्क है या एनर्जी है, किसी भी डायमेंशन के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक होता है डायरेक्शन और दूसरा होता है क्वांटिटी। अगर किसी उसके डायमेंशन के अंदर ये दोनों हैं तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर केवल और केवल क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। तो अब आप जब देखेंगे कि डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों है, तो वो वेक्टर हो जाएगा, और जिसमें केवल और केवल क्वांटिटी हो, एक स्केलर हो जाएगा। तो आपका जो वर्क एंड एनर्जी है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, केवल और केवल क्वांटिटी होती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी।
अब आते हैं हम, वर्क एंड फोर्स हो गया आपका। अब आता है पावर। पावर को अगर हिंदी में देखा जाए, पावर को हम जो डिफाइन करते हैं वो हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता। ये मीन्स वही आपका पावर हो गया। जितनी आपकी एफिशिएंसी है, मतलब जो भी क्षमता है, वो आपका पावर हो गया। पावर का मतलब होता, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। वाट को कार्य करने की क्षमता है तो जूल पर सेकेंड, इसका आपका यूनिट हो गया। पावर की यूनिट जो होती है वाट, वाट को हम लिखते हैं जूल पर सेकेंड। और जूल को हम ऐसा एसआई यूनिट में जूल बोलते हैं। लेकिन वैसे वर्क को अगर एक्सप्लेन वर्जन में लिखें तो एफ का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन। और डी की यूनिट होती है आपकी मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो हम वर्क को न्यूटन इंटू न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर। तो ये आपका हो गया वर्क, पावर एंड एनर्जी। और मैंने बता दिया कि वर्क जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी जो का जो यूनिट है वो जूल है। पावर की यूनिट वाट है, वाट को हम जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। एनर्जी की यूनिट जूल को हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो ये आपका बेसिकली वर्क एंड पावर है। अब हम कुछ फॉर्मूले में एक चीज़ हम बता दें। पावर में ही होता है हॉर्स पावर, नाम सुने होंगे आप। पावर की ही एक यूनिट है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में आपका होता है 746 वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हम जो घरों में बिजली यूज करते हैं उसका यूनिट मेजरमेंट कैसे करते हैं, कि कितना यूनिट हमने बिजली खर्च किया है कुछ। तो उसको आप देखिएगा, किलोवाट घंटा बोलते हैं। वो होता है आपका 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। अब इसको लिखिएगा आप, जैसे क्या है, आपने मान लीजिए 100 वाट का एक बल्ब है, उसको जला रहे हैं आप, और कितने घंटे तक जलाए आप, मान लीजिए आप उसको 24 घंटे तक जलाए, तो 24 आवर अपॉन 1000। तो अब क्या हो गया, 1000 इसलिए क्योंकि वाट में है तो हमने किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। अब है तो आपका 24 आवर में 2.4 यूनिट चल जाएगा। तो कल कैलकुलेट करने का है किलोवाट घंटा, मीन्स आप उसमें डालेंगे कितने वाट का बल्ब है, कितने आवर जला रहे हैं, कितने दिनों तक जलाए, डे अपॉन 1000। इससे आपका निकल के आ जाएगा यूनिट, कितनी यूनिट आपने यूज करी घरों में। तो ये है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी, जहां से यही अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आपका आएगा। एक क्वेश्चन और आ सकता है, किलोग्राम में आपका एनर्जी की यूनिट पूछ सकता है। तो मैंने बताया क्या कि आपका एनर्जी की जो यूनिट है वो है जूल। जूल आपका बना है न्यूटन इंटू मीटर से। अब न्यूटन को हम बोलते हैं किलोग्राम, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू इधर मीटर। तो कभी कभी पूछ देता है तो आप याद रख लीजिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसकी एक यूनिट होगी।
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटेशन। कोई भी बॉडी है, वो एक दूसरे बॉडी को, अगर उसके अंदर वेट मास है, वेट है, तो वो उसको अपने तरफ खींचती है। अगर वो कोई भी पार्टिकल है या कुछ है, उसके अंदर मास होगा, उस मास की वजह से वह एक दूसरे के पास आकर्षित हो गई। फिर अर्थ है, अर्थ जैसे है कोई चीज टूट के गिर रही है या ऊपर से गिर रही बॉल है, बॉल अगर गिर रही है तो अर्थ की तरफ खींची जा रही है। कारण वजह क्या है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी तरफ खींची जा रही है। जो अर्थ का ग्रेविटेशन है जी, वो है 9.8। कभी कभी हम इसको 10 भी यूज कर लेते हैं जब कभी न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं, वैसे 9.8 है। 9 जी है ग्रेविटेशनल फोर्स की जो यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशन में ग्रेविटी जो है एक तरह का एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड, जैसे एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही ग्रेविटी का भी यूनिट आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है और इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अर्थ की ग्रेविटी इतनी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पोल्स पे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है। पोल्स पे जी जो है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। और कहा, पोल्स पे ध्यान रखना है, पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है, ग्रेविटी मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पे जी मिनिमम होती है, मिनिमम। कहा, इक्वेटर पे जी मिनिमम होता है, इक्वेटर पे जी मिनिमम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब है एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? अर्थ से किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके निकल जाना है, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जैसे हम किसी भी सैटेलाइट और किसी भी वायुयान को अगर भेजते हैं तो उसको एस्केप वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा, तभी वो उस जोन को, ग्रेविटेशनल जोन को तोड़ के जा सकता है। वो ग्रेविटेशनल वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स हम इतनी स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी बॉडी को फेंकते हैं या भेजते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है। ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब हम आते हैं इसी ग्रेविटी पे ही जो कुछ क्वेश्चंस आप देखे होंगे, कुछ आते हैं लिफ्ट से रिलेटेड। बहुत ध्यान से लिफ्ट के क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि लिफ्ट से क्वेश्चन आते हैं। लिफ्ट के क्वेश्चन जो आते हैं वो हम आपको बहुत आसान तरीके से समझा देंगे, तो वो आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कोई एक लिफ्ट है, इसके अंदर कोई पर्सन खड़ा है और ये लिफ्ट नीचे की तरफ, इस पर्सन का वेट mg काम कर रहा है और लिफ्ट का एक्सीलरेशन 0 है, मींस लिफ्ट मूव नहीं कर रही है। लिफ्ट का एक्सीलरेशन 0 है और ये जो इसका मास है नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो अब होगा क्या, जो अपरेंट वेट होगा, मींस अपरेंट वेट महसूस क्या होगा अगर लिफ्ट मूव नहीं कर रही है, तो जो अपरेंट वेट है लिफ्ट में खड़े इंसान का, अपरेंट वेट को अगर हम W' से डिनोट करें तो वो भी नीचे ही काम करेगा। जब अपरेंट वेट जो है, मतलब अपरेंट वेट क्या है, ये वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो अपरेंट वेट एक रिएक्शन है इस वेट का, वो रिएक्शन इसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, mg के
बराबर हो जाएगा। मीन्स ये है अपरेंट वेट डब्ल्यू डैश। तो ये अपरेंट वेट mg के बराबर हो जाएगा जब मूव नहीं कर रही है लिफ्ट। ये पहली कंडीशन हो गई। मीन्स जब लिफ्ट मूव नहीं कर रही है तो वो उसका जितना भार है उतना ही भार फील करेगा। हाँ, दूसरी कंडीशन है, अगर लिफ्ट में खड़ा इंसान है और लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है ए एक्सिलरेशन से और इसका mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इसका जो अपरेंट वेट होगा डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू डैश आपका हो जाएगा m प्लस जी प्लस ए। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसको थोड़ा मतलब उसको अपने वेट से ज्यादा फील होगा। अपने वेट से ज्यादा फील होने की वजह क्या है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ हो, उसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भारी होने की अवस्था पता चलेगी। तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। अब थर्ड कंडीशन आती है कि लिफ्ट में इंसान खड़ा है और लिफ्ट ए एक्सिलरेशन से नीचे जा रही है, जी भी नीचे काम कर रहा है, तो अभी इसका वेट लो फील होगा। मींस जितना भारी है उससे कम फील होगा। वजह क्या है, लिफ्ट तेजी से जा रही है, तो इसका जो डब्ल्यू डैश हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, मीन्स एम जी माइनस ए। एम जी में से एक्सिलरेशन घट रहा है, तो एक तरह से क्या हो जा रहा है, उसका वेट कम हो जा रहा है। अगर लिफ्ट जो है फ्री फॉल कर जाए अगर लिफ्ट, मींस फ्री फॉल में क्या होता है, जी इज इक्वल टू ए हो जाता है, तो ये जी माइनस ए डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 0, उसको भारहीनता की अवस्था महसूस होगी। अगली कंडीशन, अगर लिफ्ट में खड़ा इंसान ये है और लिफ्ट जो है ए इज ग्रेटर देन जी हो जाए, जी से ज्यादा अगर ए हो जाता है, मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो ये बंदा जो है ये उछल के उसकी छत से जाके लड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा कि वो मूव करके छत से जाके लड़ेगा। तो ये आपकी 5 अवस्थाएं हैं जो आपको लिफ्ट में ध्यान रखना है। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसको भारी महसूस होगा, जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो उसका भार कम महसूस होगा। अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही, मींस ए एक्सिलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो गया, तो वो बंदा भारहीनता की अवस्था महसूस करेगा। अगर लिफ्ट ग्रेविटेशनल वेलोसिटी से ज्यादा तेजी से, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन से ज्यादा तेजी से नीचे आ रही है, तो बंदा लिफ्ट से उछल के, लिफ्ट के मतलब सरफेस से उछल के ऊपर उसके दीवार से जाके उसके ऊपर वाले रूप से जाके टकरा जाएगा। तो ये आपका मेनली लिफ्ट का सवाल है। यहां से आप अगर देख लेंगे तो आपको लिफ्ट के सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे आप कर लेंगे। अब हम आते हैं सीधे ग्रेविटेशन से आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका 2 रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन आपकी है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम नाभिकीय संलयन भी बोलते हैं, संलयन। और फिजन को हम बोलते हैं विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे एटम फ्यूजन संलयन में, 2 छोटे एटम
मिल के जब बड़ा एटम बनाते हैं और मैक्स एक मतलब लार्ज स्केल में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में ध्यान रखना है, दो छोटे एटम फ्यूज होके एक बड़ा एटम बनाते हैं, वो आपका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन या संलयन, नाभिकीय संलयन। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती, प्रोड्यूस होती है। सन के अंदर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या संलयन रिएक्शन होता है, जिसमें आपका और एनर्जी लार्ज फॉर्म में एनर्जी सन के अंदर यही होता है। हाइड्रोजन बम के अंदर भी नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एक बड़ा एटम दो या तीन छोटे एटम्स में जब टूटता है और लार्ज फॉर्म में एनर्जी निकलती है, तो उसको हम न्यूक्लियर फिजन या विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235 टूट के जब दो पार्ट में टूटता है न्यूट्रॉन के अटैक से, तो लार्ज फॉर्म ऑफ द परमाणु बम मीन्स न्यूक्लियर बम, एटम बम, ये सारी चीजें आपका न्यूक्लियर फिजन पे है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, सन एनर्जी सोलर एनर्जी नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। विखंडन या फिजन पे आपका एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये सारी चीजें आपका इस पे बनता है। अब हम आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में दूसरे पार्ट पे। कुछ रेज हैं जो तैयार की जाती हैं लैब्स में, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही आती हैं। वो है आपका कैथोड रे, पूछता भी है कैथोड रे, जो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब में इसको उत्पादित किया जाता है। कैथोड रे है क्या? पहली बात, कैथोड रे की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्ड स्टीन ने कैथोड रे की खोज की थी। कैथोड रे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। पूछ सकता है कैथोड रे पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड रे, और ये रेज जो है स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है कैथोड रे का। ये रेज जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये गैसेज पैदा कैसे की जाती हैं, गैसेज प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं? ये कैथोड रे जो है ये रे तैयार कैसे की जाती है? ये रे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वे में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये आयोनाइजेशन ऑफ गैसेज, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेज से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इस कैथोड रे को। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सरे। एक्सरेज, एक्सरेज की खोज प्रोफेसर रोएंटजेन ने की थी। रोएंटजेन ने की थी। रोएंटजेन को सबसे पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। एक्सरे की खोज प्रोफेसर रोएंटजेन ने की थी। एक्सरे जो है ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में एक्सरे भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। और एक्सरे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दर्शाती है, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। एक्सरेज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी आइंस्टीन ने। बहुत कैथोड रे की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन बोलता है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कहता है कि अगर किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उसमें से कितना एनर्जी का प्रोड्यूस होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मीन्स लाइट m इंटू सी का स्क्वायर। C मीन्स लाइट एनर्जी, मीन्स लाइट वेलोसिटी, C मीन्स लाइट वेलोसिटी 3.8 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9 आपकी लाइट वेलोसिटी से वो बंदा हाँ लाइट की वेलोसिटी से मूव करेगी आपकी आ, ये आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोला था, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोला था कि अगर किसी मेटल पे लाइट गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और उस इलेक्ट्रॉन को अगर क्लोज सर्किट में कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब पूछता है क्वेश्चन कि आइंस्टीन को किस चीज के लिए मिला था नोबेल प्राइज। आइंस्टीन की सबसे बड़ी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन इसके लिए नहीं मिला था। मिला किस चीज के लिए था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। एक क्वेश्चन जो उसमें आपका ग्रेविटेशन में छूट गया था, वो क्वेश्चन ये है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पे भार पृथ्वी की अपेक्षा कम महसूस क्यों होता है। किसी 1 किलोग्राम की ही वस्तु को अर्थ पे उसका भार ज्यादा महसूस होता है, चंद्रमा पे कम महसूस होता है। इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है कि मून पे जो जी की वैल्यू है वो है पृथ्वी के जी की वैल्यू की 1/6। इस वजह से वहां भार जो है अर्थ की अपेक्षा कम महसूस होता है। मास नहीं चेंज होगा, मास 1 किलोग्राम यहाँ भी रहेगा, 1 किलोग्राम वहां भी रहेगा, बट उसका वेट जो है वो चंद्रमा पे कम हो जाएगा और यहाँ ज्यादा कंपैरेटिवली होगा। तो ये चीज ध्यान कर लीजिएगा। ये हो गया आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको। न्यूटन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिजिक्स का सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है वो न्यूटन्स के ही कंट्रीब्यूशन से हुआ है। न्यूटन एक मैथमेटिशियन थे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे अपने मोशन के। पहला लॉ था आपका इनर्शिया। इनर्शिया न्यूटन ने सबसे पहला लॉ जो दिया वो इनर्शिया का दिया। क्या बोला कि अगर कोई बॉडी गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी फिक्स्ड अवस्था में, स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे। बिना बाह्य फोर्स के कोई भी वस्तु अपनी जगह को नहीं चेंज करती। ये है इनर्शियल इफेक्ट। सबसे पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, बिना किसी बाहरी फोर्स के कोई भी बॉडी अपने पूर्व अवस्था से विस्थापित नहीं हो सकती। जैसे अगर वो चल जा रही है तो चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। अगर नहीं स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी,
नहीं हिलेगी। तो इसी इनर्शियल इफेक्ट से हमने निकाला था F बराबर ma, कि जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो मूव नहीं करेगी, या कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये बाहरी फोर्स। दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दूसरा है आपका दूसरा है कोई बॉडी में अगर संवेग परिवर्तन हो रहा है तो वही क्वांटिटी आपका संवेग परिवर्तन की दर ही फोर्स है। जो भी आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है उस मोमेंटम का चेंज होने का संवेग परिवर्तन का जो रेट है वही आपका फोर्स है। क्या है संवेग m इंटू वी। अब बोल रहा है संवेग परिवर्तन की दर। अब संवेग परिवर्तन की दर में m भी चेंज होगा और v भी चेंज होगा, तो आपका हो जाएगा m1v1 माइनस m2v2। मास कैसे चेंज हो रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल फ्रेंड मैं बताऊंगा। जैसे मैं जा रहा हूं किसी v वेलोसिटी से, मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है दर बदर, क्योंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के हमेशा वेलोसिटी चेंज हो रही है। मास भी, अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ अचानक से बारिश हो जाए तो मेरा जो पहले वेट था उस वेट से बड़े कपड़े भीग जाएंगे, बाल भीग जाएंगे, शरीर में पानी का कंटेंट आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं मास भी चेंज होगा। तो मास और वेलोसिटी जो लगातार चेंज हो रहा है उसी से जो उसका जो रेट है उसी को हम फोर्स बोलते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को ही बल बोलते हैं। ये आपका सेकंड न्यूटन का लॉ है। थर्ड लॉ है न्यूटन का, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो बॉडी भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाता है उस बॉडी पे। तो इसलिए F इज इक्वल टू आर, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है उस बॉडी से। तो यही न्यूटन के 3 लॉ हैं। इनसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूटन लॉ पे। अब देखिए, न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए थे, मोशन के 3 इक्वेशन भी दिए थे। उसमें जो पहला इक्वेशन है वो आपका है u इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u प्लस ए टी। अगर हम किसी बॉडी को, मान लीजिए कोई बॉल है, हाँ, वो ऊपर से फ्रीली गिर रही है। अगर ऊपर से वो फ्रीली गिर रही है तो वहां क्या हो जाएगा, आपका जो वेलोसिटी प्रारंभ जो v क्या है, एंड वेलोसिटी, और ये क्या है, बिगिनिंग वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी, बिगिनिंग। जब कोई बॉडी गिर रही है तो वहां u 0 हो जाएगा, और ऊपर से फ्रीली गिर रही है तो a इज इक्वल टू जी हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा जी टी। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। कभी कभी हाइट पूछता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू, जो दूसरा न्यूटन लॉज ऑफ न्यूटन इक्वेशन, मोशन इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई बॉडी है, वो बोला गया कि किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया तो कितनी हाइट तक जाएगी। ऊपर फेंकी जा रही तो जी लग रहा है उसके अंदर, क्योंकि नीचे की तरफ जी काम कर रहा है। तो अब है क्या कि h इज इक्वल टू हो जाएगा, किसी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है 3 सेकंड बाद उसकी हाइट क्या होगी। तो u दिया ही रहेगा, t आपका टाइम कोई न कोई टाइम मेंशन रहेगा, g 9.8 आप जान ही रहे हैं, और t उससे मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। ये न्यूटन लॉ ऑफ
न्यूटन इक्वेशंस हैं, जिससे आप क्या कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ देता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब है क्या कि कोई बॉडी है, वो सर्कुलर घूम रही है, सर्कुलर घूम रही है, तो उस पे कोई बॉडी अगर मूव कर रही है सर्कुलरली, तो इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये बॉडी जो घूम रही है, इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा है, जैसे न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट जो फोर्स काम कर रहा है, उसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसके इक्वल एंड अपोजिट जो स्यूडो फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स होता है, जो अंदर की तरफ काम करता हुआ महसूस हो रहा है, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, फ्रिक्शन क्या होता है। कोई बॉडी है, इस पे कोई चीज रखी है, तो ये बॉडी अगर मूवमेंट फिक्स्ड है, तो अगर इसको हम मूव कराने जाएंगे, तो मूव कराते वक्त इस सरफेस का कुछ न कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। वजह क्या है कि ये सरफेस पूरा सरफेस नहीं है, मींस एकदम कहा जाए कि स्मूथ सरफेस नहीं है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ न कुछ ऊपर नीचे उभार है, जिसकी वजह से ये फिक्स है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, दो बॉडी के बीच में वर्क करता है फ्रिक्शन फोर्स, और वो उसको मूव करने से रोकता है या मूव करने के लिए एक सपोर्ट देता है। तो है क्या कि जैसे इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, तो हमें फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है क्या, फोर्स लगाने के बाद इक्वल एंड अपोजिट जो रिएक्शन आ रहा है, उस मूव करने से पहले जैसे हमने इसको 10 न्यूटन के फोर्स लगाया, नहीं मूव किया, 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 11 न्यूटन का फोर्स लगाते अगर ये मूव करने लगा, तो वही 11 न्यूटन का फोर्स आपका फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, किसी बॉडी के मूवमेंट में सहायता करना। फ्रिक्शन बहुत जरूरी भी होता है, फ्रिक्शन अगर ना हो तो स्लिप कर जाए आदमी, इंसान, जहां जब होता है मिट्टी वगैरह में चलते, कभी गीली मिट्टी में तो स्लिप कर जाता है, फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे स्लिप चीजें हो जाती हैं। और फ्रिक्शन, दूसरा फ्रिक्शन चीज क्या है, जैसे फैन चल रहा है, फैन को अगर हम लाइट ऑफ कर दें, फोर्स लगाना बंद कर दें, तो अपने आप बंद हो जाता है। वजह क्या है बंद होने की, एयर उस पर फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है, एयर का फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, उसके एयर के घर्षण से वो रुक जा रहा है। अगर एयर नहीं होती, निर्वात होता, तो वो फैन लगातार चलता रहता। यह फ्रिक्शन। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर, पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर ये है कि अगर किसी बंद उसमें किसी बंद कंटेनर में कुछ पानी भरा है, पूरा जैसे गुब्बारा, गुब्बारा के अंदर पानी भरा है, तो गुब्बारे के अंदर पानी भरा है, तो पास्कल कहता है कि गुब्बारे की सारी दीवारों पे सेम प्रेशर लगेगा, सारे पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। ये है आपका प्रेशर। अब हम आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पे। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई बॉडी है, उसमें उसको पानी या किसी लिक्विड में डुबाया जाता है, तो उस बॉडी पे उसके भार के बराबर नीचे से फोर्स लगाती है, बॉडी फोर्स लगाती है, तो वो नीचे लिफ्टिंग फोर्स लगाता है ताकि वो बाहर निकले। तो जब ये लिफ्टिंग फोर्स जो है वो बॉडी के वेट से ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी ऊपर की तरफ तैरने लगती है। तो उसका आर्किमिडीज ने क्या बोला कि यदि कोई बॉडी लिक्विड के अंदर या द्रव सरफेस के अंदर अगर अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है, तो वो उसके अंदर तैरने लगती है। तो मेनली आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही है कि अगर ये डब्ल्यू इसका नीचे काम कर रहा है, तो ये इस वाटर का
जो लिफ्टिंग फोर्स है, जिसको हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं, अपलिफ्ट फोर्स, वो ऊपर काम करता है। अगर डब्ल्यू एम जी के बराबर हो जाएगा तो वस्तु एक जगह स्थिर हो जाएगी। लेकिन अगर डब्ल्यू इस लिफ्टिंग फोर्स से ज्यादा हो गया तो वस्तु डूब जाएगी। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आएगी कि बर्फ का आपने सुना होगा कि बर्फ पानी के ऊपर तैरने लगती है। उससे ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि एक बर्फ है, ये बर्फ है, अगर बर्फ पिघल जाए तो पानी का सरफेस वो सेम लेवल रहेगा या ऊपर चढ़ जाएगा। तो दिक्कत आप जब देखेंगे बर्फ जब डूबी रहती है तो बर्फ का 1/10 पार्ट ऊपर होता है और 9/10 पार्ट पानी के अंदर होता है। तो बर्फ क्या करती है कि जैसे पानी के अंदर है, जहां तक बर्फ है ये स्पेस खाली हो जाता है। तो ऊपर वाला बर्फ जब पिघलता है तो इस स्पेस में भर जाता है, तो पानी का लेवल सेम रहता है। अलग से पानी, अगर जैसे पानी रखे हैं, बाहर से बर्फ डालेंगे तब तो लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन बर्फ पानी के अंदर अगर बर्फ है तो जितना लेवल आ चुका है उतने ही लेवल पे रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ये आपका हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड हाँ, एक चीज और हम बताएंगे। अब है अ, बर्फ का आपका हो गया। अब हम आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि जितना ही ज्यादा गहराई में जाते जाते प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए डैम है, हाँ, जितना गहराई में पानी का बहुत बड़ा डैम बनाया गया, नीचे जाने पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। यही वजह है कि डैम की जो दीवारें बनती हैं वो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा मोटी बनाई जाती हैं, ऊपर की तरफ पतली बनाई जाती है। वजह क्या है? नीचे की तरफ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी एच। रो हो गया डेंसिटी ऑफ द वाटर, हाँ, जी हो गया आपका ग्रेविटी, एच हो गया जितना नीचे गहराई तक जाते जा रहे हैं वो एच में, सरफेस से जितना नीचे जा रहे हैं वो एच हो गया। इसलिए प्रेशर जो है नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, इसलिए नीचे जो डैम के जो वो हैं वो दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, ऊपर के ऊपर पतली, नीचे मोटी बनाई जाती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पानी में नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से डैम की दीवारें नीचे की तरफ मोटी बनाई जाती है। ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वेब। देखिए, वेब का मतलब ये होता है कि वेब काम क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी है वो कहीं एक जगह स्थिर है और वो बिना मूव किए वहीं से एनर्जी को जो ट्रांसमिट कर रही है जिस माध्यम से, जिस मीडियम से, वही आपका मीडियम मीन्स एक तरह से कि जिस पैटर्न से उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है वही पैटर्न आपका वेब है। वेब जो है एक तरह से एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक माध्यम है कि उसी के थ्रू एनर्जी यहाँ से वहाँ जा रही है। तो वेब जो है ब्रॉडली जो है आपका दो तरह की है, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरा है मैकेनिकल मेक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब। मैकेनिकल वेब में ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दो होते हैं, ट्रांसवर्स और
लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडिएशन भी होता है, रेडिएशन, ये चीजें आपका वेव्स हो गई। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें गामा रेज है, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, विजिबल रेज हैं, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं। और ये आपका हो गया कैनाल वेव्स हैं, अल्फा वेव्स हैं, बीटा रेज हैं और गामा रेज हैं, साउंड वेव है। ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाती हैं। अब आता है अब देखिए ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसे चलती हैं, जैसे ये हो गई, ऐसे चलती हैं, ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव एक टाइट दो रस्सियों को दो सिरों पे बांट दीजिए और इस पे बीच में हल्का सा टच कर दीजिए, ये ऐसे ऐसे चलती हैं, ये आपका हो गया ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, मैक्सवेल ने इसकी थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो मेनली आपका सब 90 डिग्री पे जुड़ी होती हैं। ये वेव्स ऐसे चलती हैं किसी भी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर ये मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये इस तरह से मूव करती हैं अपनी मूवमेंट के साथ। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स के लिए जो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, रेडिएशन को इसलिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट को भी इसीलिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बताते हैं कि साउंड वेव्स क्या है। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स के लिए सबसे पहली जो नीड है वो है साउंड वेव बिना मीडियम के मूव नहीं करती है। निर्वात में मींस वैक्यूम में, वैक्यूम में साउंड की वेलोसिटी जीरो होती है। साउंड की वेलोसिटी मीडियम, साउंड के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड जितना डेंसर मीडियम होगा उतना ही साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे एयर में साउंड की वेलोसिटी कम होगी, पानी में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्टील में साउंड की वेलोसिटी और ज़्यादा होगी। यही वजह है कि रेल बहुत दूर होती है लेकिन अगर उसके लोहे में, मतलब जो रेल मतलब ट्रेन अगर बहुत दूर है तो उसकी रेल में कान लगा के सुनेंगे तो आपको आवाज़ आएगी। तो इसलिए साउंड वेव मीडियम में मूव करती हैं, जितना डेंसर मीडियम होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगी साउंड की, जितना रेयर मीडियम होगा उतना ही कम वेलोसिटी होगी। और निर्वात में साउंड की वेलोसिटी जीरो होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कैसे कंपेयर करने के लिए। हाँ, लाइट की वेलोसिटी के लिए मैंने वो कंफ्यूज हो गया था मैं चीज़ों में। 3 × 10⁸ है लाइट की वेलोसिटी, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। तो ये हो गया साउंड की वेलोसिटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है आपका लाइट। लाइट, लाइट जो है
लाइट को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना है, लाइट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म्स में चलती हैं। और प्राइमरी कलर्स और ये लाइट की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी होती है आपकी सी, सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ ये हो गई आपकी लाइट की वेलोसिटी। और और फिर है आपका लाइट में 3 फिनोमिना होता है। अगर लाइट को देखेंगे आप तो मिरर और लाइट के बीच में 3 फिनोमिना होता है। एक फिनोमिना आपका है रिफ्लेक्शन। अगर किसी सरफेस पे, अगर मिरर है, किसी सरफेस पे लाइट गिर रही है तो वो अगर रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है अगर कोई कांच की लेयर है, ट्रांसपेरेंट कांच, अगर उस पर गिरता है तो वो लाइट, अगर डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, सरफेस अगर डेंसर है तो डेंसर मीडियम में जाने पर लाइट जो है अभिलंब की तरफ, मीन्स इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगर ये मीडियम जो है डेंसर है, अगर रेयर है तो रेयर होने पे ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये आपका रिफ्रैक्शन होता है कि मूव करके अंदर चला जाना। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि अगर किसी आ, कांच के सरफेस पे पानी गिरा दें तो वो कैसे बिहेव करेगा। कांच के सरफेस पे अगर पानी गिराएंगे तो वो आपका कॉनकेव, मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये आपका कभी कभी पूछता है क्वेश्चन। और ये हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब पूरी की पूरी लाइट आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, यहाँ गिरी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, उसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कोई भी लाइट का पार्ट नीचे नहीं मूव किया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कुछ फिनोमिनाज हैं, जैसे मिराज। मिराज आपने देखा होगा कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो रेगिस्तान इलाकों में क्या होता है, हवा हल्की होके ऊपर उठ जाती है। तो हल्की हो जाने की वजह से, मतलब गर्म सरफेस से हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो नीचे वाला जो एरिया हो जाता है, सड़क के आसपास वाला इलाका, वहाँ एक निर्वात जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो जो लाइट आती है वो लाइट टोटल रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो उससे क्या होता है, उस एरिया में मिराज सा बन जाता है, जैसे लगता है वहाँ पानी, झिलमिलाहट सा पानी सा दिखता है। तो हिरन दूर से देखती है तो उसको लगता है कि ये आ, पानी है, भागती है वहाँ। तो इसी को हम मिराज या मृग मरीचिका बोलते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन, टीआईआर आपका रेनबोज में भी टीआईआर आपका होता है, और वहाँ अलग अलग कलर्स दिखते हैं। और ये सारे फिनोमिना आपके रिफ्लेक्शन में वो टीआईआर में दिखता है। ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। और अब हम आते हैं लाइट में ही अगले पार्ट पे, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं।
मिरर, मिरर दो तरह के होता है, एक आपका स्फेरिकल मिरर होता है और एक होता है फ्लैट मिरर। मीन्स स्फेरिकल मिरर का कहीं ना कहीं एक स्फेरिकल मिरर कर्व्ड शेप का होता है, तो इसकी एक वक्रता त्रिज्या होगी, उस वक्रता त्रिज्या को आप आर से डिनोट करते हैं, उसकी जो होगी वो एक फिक्स मतलब वक्रता त्रिज्या अपनी होगी। लेकिन अगर ये फ्लैट सरफेस फ्लैट मिरर है तो इस मिरर का आपका जो वो है क्या नाम है वक्रता त्रिज्या या आर, वो आपका होगा इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें कहीं भी मीन्स वो नहीं है कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस नहीं है तो इसका हो। तो मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन कॉनकेव मिरर आपका ऐसा होता है, और कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर ये है, कॉन्वेक्स मिरर आपका होगा ऐसा। ऐसे सरफेस आपको कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब देखिए इसके यूजेज क्या है। कॉनकेव मिरर हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे ये डॉक्टर जो है आपके दांतों का इलाज करने के लिए कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का यूज करता है। कारण क्या है कि उसको वहाँ की मिरर इमेज बड़ी चाहिए होती है, जिसकी वजह से कॉनकेव मिरर क्या करता है इमेज को बड़ा करता है। तो ये इस वजह से कॉनकेव मिरर क्या करता है कि इमेज जो इसकी इमेज कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड। तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं दांतों का इलाज करने के लिए कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं रेयर व्यू, जैसे आपने देखा होगा कार या बाइक में हम शीशे में रियर व्यू लगाते हैं, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो मिरर इमेज बनती है वो ऑलवेज वर्चुअल होती है और सीधी बनती है। इसमें सीधी बनती है, वर्चुअल होती है और डिमिनिश छोटी इमेज बनती है, और इसमें बड़ी इमेज बनती है। इसमें छोटी इमेज बनती है, इसमें बड़ी इमेज बनती है। तो ये आपका यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण का क्या इस्तेमाल है। उत्तल दर्पण के इस्तेमाल आपका है कॉन्वेक्स मिरर का रियर व्यू में देखने के लिए, और सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में भी यूज होता है, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप। और कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल हम करते हैं आपका अवतल दर्पण का सेविंग मिरर में यूज करते हैं, डॉक्टर्स आपके दांतों का इलाज करने के लिए यूज करता है, और सोलर कुकर में यूज होता है। रिफ्लेक्टर ऑफ द हेडलाइट्स, हेडलाइट्स के रिफ्लेक्टर में भी आपका कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं मिरर में ही टीआईआर मैंने बताया था, टीआईआर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये चीज देख लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायमंड चमकता है इसी वजह से। एयर बबल्स अलग अलग कलर की दिखती है, एयर बबल, एयर बबल अलग अलग कलर की दिखती है टीआईआर एंड इंटरफियरेंस की वजह से, इंटरफियरेंस की वजह से एयर बबल कलर्ड दिखती है। फिर आपका रेनबो में आपका साइनिंग में, और
ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में। अब हम आते हैं, डिस्क क्यों चमकती है? कॉम्पैक्ट डिस्क, आप देखते होंगे जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगती है। उसका कारण है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड टीआईआर। अब हम आते हैं लेंस पे। दो तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन आइज में। वो चीज़ क्वेश्चन आपका पूछता है, उसको देख लीजिए। अ, एक होता है आपका, हिंदी में उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और अंग्रेजी में बोलते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष और मायोपिया। अब देखिए, निकट मीन्स, मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष। इसका मीन ये होता है कि आप नियर देख सकते हैं बट डिस्टेंस का नहीं देख सकते। नो, नियर का आप देख सकते हैं बट डिस्टेंस का नहीं देख सकते। इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, आपको इसको याद करने का, निकट अवतल, कॉनकेव मिरर को अवतल लेंस बोलते हैं। निकट अवतल, निकट अवतल, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं मायोपिया को। हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का दूरदृष्टि दोष में क्या है, दूर का आप देख सकते हैं, नियर का नहीं देख सकते हैं। तो ये जो नियर की डिस्टेंस होती है, कितनी नियर देखा जा सकता है, मतलब कि ये होती है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की नियरनेस, अगर आंख से 25 मीटर तक आप नहीं देख पाते हैं तो वो दूर दृष्टि दोष है। 25 मीटर के बाद देखते हैं तो वो आपका दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। दूर में उत्तल, नजदीक में अवतल, अवतल। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, आपको इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता करा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता। तो अब आपको देखना है, इलेक्ट्रिसिटी में आपको मेनली जो करना है वो है, मैं बता दे रहा हूँ, आपका है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, P इज इक्वल टू वी आई। पावर जो है वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन में आता है। पावर की यूनिट होती है आपकी वाट, और
और वोल्टेज, वोल्टेज जो होता है आपका, वोल्टेज जो होता है आपका, वो आई इंटू आर, आर रेजिस्टेंस है, आई आपका करंट है, वोल्टेज आई एंड आर का मल्टीप्लिकेशन में होता है। आर जो है रेजिस्टेंस है, आई जो है करंट है, V इज इक्वल टू आई आर, इससे आपका वोल्टेज का फार्मूला निकलता है। अब आता है कि अगर 1 यूनिट पूछा क्या है, तो वो हो गया वाट इंटू आर इंटू डे अपॉन 1000, इससे आपका यूनिट निकल के आ जाएगा। अब है P बराबर, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। अब एक आता है आपका रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो ए बाई एल। हाँ, आर रेजिस्टेंस हो गया, रो हो गया आपका रेजिस्टिविटी, ए हो गया आपका एरिया, एल हो गया आपका लेंथ। अब क्या हो गया, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर एल अपान ए। आर का जो यूनिट है वो है ओम, एल की यूनिट मीटर, एंड ओ सॉरी, रो एल बाई ए, तो यहां हो जाएगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। तो आर, आर का ओम हो गया, ए मीटर स्क्वायर हो गया, ये इसका एम हो गया, एम मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपको पूछता है तो हो जाएगा ओम मीटर। वोल्टेज का यूनिट आपका होता है जूल, और अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं आपके रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए, बिहार अक्सर पूछता है क्वेश्चन, तो वो रेजिस्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ जोड़ने कैसे जोड़ते हैं। जैसे कोई सर्किट है, वन ओम, 1 ओम, 1 ओम हो गया आई। अब इसमें पूछ दिया कि इसका आप रेजिस्टेंस बताइए, मीन्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो आप जब देखेंगे कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो आप अगर यहाँ से देखा जाए तो डायरेक्टली ये दोनों एडजेसेंट लगे हुए हैं, मीन्स ये एक तरह से सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में लगे हैं तो सीरीज का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 1 ओम तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब बात आती है कि अगर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सीरीज में लगे होने पे
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर यही रेजिस्टेंस ऐसे लगा होता, बीच में एक और लाइन आ गई, तो एक और सर्किट आ गई, तो अब ये रेजिस्टेंस कैसे लगे, ये दोनों रेजिस्टेंस अब लगे हुए हैं पैरेलली, ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं। आप देखेंगे ये सर्किट है, ये सर्किट अलग है, तो ये आपका हो गया पैरेलल। तो ये पैरेलल हो गया, तो इसका पैरेलल का फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, तो R इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका रेजिस्टेंस है। एक क्वेश्चन पूछता है, अगर पैरेलल सीरीज लगी है तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, क्या नहीं बदलता है। तो पैरेलल में आपका V कांस्टेंट होता है, और सीरीज में क्या नहीं बदलता है, सीरीज में आपका करंट जो है कांस्टेंट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में आपका आर कांस्ट वो V कांस्टेंट होता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी। हीट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। हीट में है आपका, सबसे पहले एक चीज़ पूछता है कि सेंसिबल हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर 15 से 16 डिग्री, या किसी बॉडी का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है, वही आपका स्पेसिफिक हीट है। अगर कोई बॉडी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है, तो 15 से 16 तक ले जाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी को आपको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। अब जैसे टोटल हीट निकालना हो, अगर हम किसी वाटर को 0 से 100 डिग्री ले जा रहे हैं, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m मास हो गया, मान लीजिए 1 किलोग्राम वाटर है, और s हो गया स्पेसिफिक हीट। जैसे 15 डिग्री 16 डिग्री ले जाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है वही आपकी स्पेसिफिक हीट होती है। तो वो स्पेसिफिक हीट का एक मतलब मेजरमेंट होता है, वो एस की वैल्यू डालेंगे, और हम अगर 0 से 100 ले जा रहे हैं तो 100 डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका टोटल हीट निकल के आ जाती है, इसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। जैसे अगर 1 किलो बर्फ है, उसको 100 डिग्री तक ले जाके उसको भाप बनाना है, तो हम कैसे उसको ले जाएंगे, तो वो आपका इस तरह से हीट की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब आते हैं लेटेंट हीट, जिसको आप हिंदी में गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। लेटेंट हीट में अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, फेज नहीं चेंज होता है, फेज सेम रहेगा। जैसे कि बर्फ है, 0 डिग्री की बर्फ है, 0 डिग्री की बर्फ को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वही आपका लेटेंट हीट है। फिक्स्ड टेम्परेचर पे अवस्था परिवर्तन के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। जैसे 0 डिग्री पे बर्फ है, बर्फ को पिघलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी वो इन्वायरमेंट से जो एनर्जी को लेगा वही आपकी लेटेंट हीट है, उसकी गुप्त ऊष्मा है। मीन्स उस हीट को जो लेगा पिघलने के लिए वही आपकी गुप्त ऊष्मा है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू, मान लीजिए m मास का वो है सब्सटेंस इंटू L जो फिक्स्ड लेटेंट हीट होती है। ये जितना इसी से हम कैलकुलेट करते हैं लेटेंट हीट। थर्मोडायनेमिक्स में एक उष्मागतिकी का नियम है, उष्मागतिकी के नियम में आता है गिवन एनर्जी इज इक्वल टू
टेकन एनर्जी, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, ये फॉर्मूला आपको याद, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, लेट की गिवन हीट इज इक्वल टू टेकन हीट। तो ये आपका हो गया उष्मागतिकी का सिद्धांत। इसी में थर्मोडायनेमिक्स में ही थर्मोडायनेमिक्स की नियम है, थर्मोडायनेमिक्स का नियम आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है या फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि एनर्जी नॉट बी प्रोड्यूस्ड, नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कंजर्वेशन का फिनोमिना होता है, एनर्जी ना ही प्रोड्यूस की जा सकती है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम यही कहता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेकंड लॉ वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते, सेकंड लॉ फिर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। सेकंड लॉ को ही हम एंट्रोपी लॉ भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। एक क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन आता है आपको, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। तो वो फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू, ये हो गया सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। और अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो C इज इक्वल टू K माइनस 273, मीन्स K इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस 273। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको केल्विन में बदलेंगे तो हो जाएगा 373। याद रख लीजिएगा एब्सोलूट जीरो क्या होता है, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। एब्सोलूट जीरो मीन्स 0 केल्विन, मीन्स -273 सेल्सियस। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले से आप फ़ारेनहाइट का निकाल सकते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में अगर बताना हो तो आप जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया है, 37/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब आप यहाँ जाएंगे तो आपका हो जाएगा 37 इंटू 9 का हो जाएगा कितना, 27 एंड 6 33/5। तो ये आपका हो जाएगा 333 इज इक्वल टू 5F माइनस 162। 162 मीन्स 38 and 133, 171/, आपका हो जाएगा 9 37 का मीन 99 फ़ारेनहाइट। इस तरह से कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं। ये मैंने टेक्निक बता दिया है आपको और इससे इजी हो जाएगा आपको। हीट में मोस्ट प्रोबेबली मैंने करा दिया है कि हीट में इतनी ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और लेटेंट हीट, जैसे अभी क्या है, जब बर्फ पड़ती है शिमला में तो उस समय उतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो ठंड लगती है। इसकी वजह क्या है?
कि बर्फ पिघलने के लिए जो लेटेंट हीट ले रही है वो इन्वायरमेंट से ले रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं एनर्जी रिड्यूस होती है, ठंडा लगता है और बर्फ एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह से लेटेंट हीट का होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भाप से ज़्यादा हाथ जल जाता है, लेकिन गर्म पानी से उतना नहीं हाथ जलता है। वजह क्या है कि भाप के अंदर एक गुप्त उष्मा है, मीन्स लेटेंट हीट है, इतनी हाई मात्रा में लेटेंट हीट है कि जैसे ही आप छूते हैं तो उससे हाथ जल जाता है। लेकिन पानी जो है, पानी के अंदर लेटेंट हीट बहुत कम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी है उसकी लेटेंट हीट भाप की लेटेंट हीट से कम है। तो ये आपका हीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ऐसे मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। एल्टीमीटर क्या है? एल्टीट्यूड, एयरक्राफ्ट्स के एल्टीट्यूड को चेक करने के लिए हम एल्टीमीटर यूज करते हैं। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर को विंड की इंटेंसिटी को, ऑडियोमीटर को विंड की इंटेंसिटी को यूज करने के लिए। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैनोमीटर से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस 2 मीटर कैसे होता है इसको चेक करते हैं। तो लगभग फिजिक्स में यही है, और इसको आप कर लेंगे तो आपका बेहतर फिजिक्स में मतलब मार्क्स आ जाएंगे और आप अच्छा कर लेंगे। तो बाकी हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, केमिस्ट्री पे। दोस्तों केमिस्ट्री से भी अच्छा खासा पोर्शन आता है। लगभग अगर हम देखें 30 क्वेश्चंस में से अगर 10-10 में बांट दिया जाए तो 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से होंगे, 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से होंगे, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से होंगे। हो सकता है इसमें भी कुछ चेंजेस आ जाए तो बायोलॉजी क्वेश्चन बढ़ा दे, तो 1-2 क्वेश्चन घटा देगा केमिस्ट्री के, या उसके क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। तो हम अब आते हैं केमिस्ट्री पे। मैटर, फ्रेंड्स केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो हम सबसे पहले एटॉमिक केमिस्ट्री देखें तो एटॉमिक केमिस्ट्री में एटम जो होता है वो आपका मैटर जो होता है, मैटर से शुरू करेंगे। मैटर की 3 फेजेज होती हैं। मैटर की 3 फेजेज या 3 स्टेट्स होती हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर इन्हीं 3 स्टेज से में होता है, सॉलिड, गैस और इसमें। तो मैटर के अंदर आपका यही 3 फेजेस की स्टडी की जाती है। मैटर जो होता है वो बनता है आपका एटम्स मॉलिक्यूल से बनता है मिलके मैटर। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से आपके जो बनते हैं, तो एटम जो होते हैं वो मेनली आप देखेंगे, एटम जो होता है आपका वो होता है एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसके न्यूक्लियस पे। और उस न्यूक्लियस के बाहर जो साइकिल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और ये जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं
तो उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। मींस जितना पॉजिटिव होगा, जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। तो मींस अगर न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पे भी डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है। अब एटॉमिक मास क्या होता है? परमाणु भार जिसको बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को हम, के एडिशन को हम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे अगर प्रोटॉन 20 हैं और 20 न्यूट्रॉन अगर हैं तो 40 हो जाएगा एटॉमिक मास। और 20 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 20। तो ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर। और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो आ, उसका चार्ज न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है वो। अब हम आते हैं, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो इसको ध्यान से देखिएगा नाभिक का। और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट से। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक से ही समझ आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट है क्या? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है जहां, जिस पॉइंट पे जाके आप मींस वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, क्या नाम, वाटर मींस बॉयल बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी जो है कब बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद बॉयल होने लगता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके पदार्थ की अवस्था मेल्ट हो जाती है, मतलब सॉलिड से मेल्ट हो जाए, वो आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपनी अवस्था परिवर्तित कर देती है, वो आपका है मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जहां से वो अपनी दूसरी अवस्था मतलब वेपराइज होना शुरू हो गई, वो आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होना शुरू हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में ये डिफरेंस है। अब हम आते हैं कि क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब मान लीजिए कोई भी चीज उबल रही है, इसमें हमने कोई अशुद्धि मिला दी, क्वेश्चन से ऐसे ही है, जब कोई अशुद्धि मिला दी या इम्प्योरिटी मिला दी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। जब हम किसी चीज की पे अशुद्धि मिला देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, अगर हम किसी चीज के मेल्टिंग पॉइंट में किसी में जैसे अशुद्धि मिला देंगे तो उसका जो क्वथनांक बिंदु है और नीचे चला जाएगा। कैसे? बर्फ में अगर नमक मिला दिया जाए तो बर्फ का टेम्परेचर और नीचे चला जाता है। तो इसलिए जहां आइस फैक्ट्रीज में हम नमक का चैम्बर यूज करते हैं ताकि क्या है, उसके बर्फ टेम्परेचर को और नीचे ले जाया जा सके, उसके क्वथनांक बिंदु को और ज्यादा क्वथनांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे ले जाए। मेल्टिंग पॉइंट भी यही होता है, मेल्टिंग पॉइंट में भी जब इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का जमना हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है अगर हम अशुद्धि मिला दें तो। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है अगर अशुद्धि मिला दिया जाता है। तो ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पहाड़ों पर
आ, पानी जल्दी गर्म होने लगता है, ऐसी क्या वजह है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है? वजह क्या है? पहाड़ों पे प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर डाउन हो जाता है। प्रेशर डाउन हो जाने की वजह से पहाड़ों पे जाने पर बर्फ जो है, पानी जो है 100 के बजाय उससे कम डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलने लगता है। इसलिए पहाड़ों पे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। अब एक सवाल आता है कि कुकर के अंदर क्या होता है? कुकर के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि वो खाना जल्दी पक जाता है? कुकर के अंदर क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ता है, देखिए यहाँ प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे चला जाता है, प्रेशर जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट साथियों इंक्रीज कर जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर, बंद प्रेशर कुकर के अंदर जब खाना पकाया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से खाना बहुत जल्दी पक जाता है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे और इसको देख लीजिएगा। अशुद्धि मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाता है, और अशुद्धि मिलाने पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत नीचे चला जाता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि पानी की एक क्वालिटी होती है, पानी की एक क्वालिटी होती है, अ, वो होती है आपकी, पानी के अंदर ट्रिपल पॉइंट पाया जाता है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां सब्लिमेशन हो जाता है, सब्लिमेशन पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, कि मतलब इस पॉइंट पे पानी तीनों अवस्थाओं में, इसी को हम सब ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। मींस बर्फ जो है सीधे वाष्प में बदल जाती है, और पानी जो है डायरेक्ट भाप में बदल जाता है। तो ये इसी को सब्लिमेशन पॉइंट बोलते हैं, या इसको ऊर्ध्वपातन बिंदु बोलते हैं, जिसको हम ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, ये किस में पाया जाता है? केवल और केवल पानी में एक क्वालिटी है। तो ये आपका ट्रिपल पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं, और क्वेश्चन आता है आपका, सॉरी फ्रेंड्स। अब है नेक्स्ट टॉपिक आपका कोरोजन। कोरोजन क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी में कि जंग लगने पे लोहे का भार बढ़ जाता है, घट जाता है, लोहे का भार लंबे समय तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटता है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे कि जंग लगने पे क्या होता है। तो दोस्तों, लोहा जंग लगने पे कैसा दिखता है उससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, कैसे क्या दिखता है। मेन है केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में सारी चीजें उसके केमिकली कैसे रिएक्शन हो रही हैं, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो रस्टिंग की प्रोसेस है आपकी, कोरोजन जो होता है, रस्टिंग की प्रोसेस जो है,
रस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो आयरन होता है वो नमी की अवस्था में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। आयरन का जो एटॉमिक वेट हुआ और फेरिक ऑक्साइड का जो एटॉमिक वेट हुआ वो बढ़ जाता है। इससे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ गया एक एटम का। तो सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन में जब आप देखेंगे तो कोरोजन में क्या होता है कि हमेशा वेट बढ़ेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जितना ज्यादा फेरिक ऑक्साइड बनता जाएगा उसका वेट बढ़ता जाएगा। तो सिम आप उसमें ये मत देखिए कि लोहे को तौलने लग जाए या कुछ, आप केमिकली उसको समझिए कि फेरस जो है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना के फेरिक ऑक्साइड बनाता है। जिस फेरिक ऑक्साइड का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप कोरोजन में हमेशा जो है वेट बढ़ता है। वो लोहा खराब हो जाए वो अलग चीज़ है, वो आपको ह्यूमन आई से दिख रहा है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में आपका उसका वेट बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, कोरोजन में हमेशा वेट बढ़ेगा। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। क्या होता है आइसोटोप एंड क्या होता है आइसोबार? आइसोटोप्स में आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। इस यही होते हैं आइसोटोप्स। तो जैसे आपका सुना होगा कि एटॉमिक नंबर सेम होने पे आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन का है एटॉमिक नंबर 1 है, तो ड्यूटीरियम का भी 1 होगा, ट्राइटियम का भी 1 होगा। तो ये आपके आइसोटोप्स हैं। और ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये इसके आइसोटोप्स हैं। अब ड्यूटीरियम भारी जल में यूज होता है। अब इसका 1H1 हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम का होता है 1D2। तो एटॉमिक मास चेंज हो रहा है लेकिन वो नहीं चेंज हो रहा है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो सकता है। अब आइए आइसोबार्स क्या होता है। आइसोबार्स में मास सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे आर्गन का 18, आर्गन 40 और 18 और 19 पोटेशियम 40। अब देखिए ये दोनों आइसोबार्स हैं। आर्गन और पोटेशियम दोनों का मास जो है 40-40 है, लेकिन इसका आपका एटॉमिक नंबर दोनों का चेंज है। एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है और पोटेशियम का 19 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास सेम है। तो ये आपका हो गया आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। यहाँ हम बात करेंगे, हालांकि एटम मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो एलिमेंट्स में मैं मिली यहाँ मैं जिक्र करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल साइकिल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, केमिकल सीरीज। कभी कभी आपको पूछता है कि
कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिक रूप से एक्टिव है, कौन कम इलेक्ट्रिक रूप से एक्टिव है। तो उसको आप देखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसे कौन कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो आपका है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रिप्टन, क्रिप्टन कह रहे हैं, क्रोमियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे ज्यादा आपका जो इलेक्ट्रिकली एक्टिव है वो है आपका सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। तो सिल्वर ज्यादा यूज होता है, सिल्वर सबसे ज्यादा। जो सबसे नीचे है मींस ये यहाँ से स्टार्ट करें, जो सबसे नीचे है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकली एक्टिव है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जो सबसे ऊपर है वो केमिकली सबसे तेज एक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो आपका केमिकली सबसे वीकर है। तो आप इलेक्ट्रिक सीरीज में जो नीचे जाने पे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिविटी बढ़ती जाएगी, और ऊपर केमिकल कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी घटती जाएगी। लेकिन नीचे से नीचे सबसे आप केमिकल रिएक्शन करने के होगा, यहाँ केमिकली सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा लिथियम। तो ये आपको याद रखना, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको नोट कर लीजिएगा तो आपके मतलब काम आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है जिसको फिर से रिन्यू किया जा सके। जैसे विंड एनर्जी है, उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, और जैसे मतलब अगर खत्म हो जाती है तो फिर से उसको ला सकते हैं। वाटर एनर्जी है, वाटर जो है उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ये एनर्जी के जो रिसोर्सेज रिन्यू किए जा सकते हैं, जैसे सोलर है, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर आता है। नॉन रिन्यूएबल में क्या है कि फिक्स्ड क्वांटिटी है आपकी पेट्रोलियम की, कोल की, तो इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। बायोगैस रिन्यू की जा सकती है, लगातार गोबर गैस से बायोगैस बनाई जा सकती है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। इसी में अगला एक आता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब औद्योगिक क्रांति के समय कन्वेंशनल रिसोर्सेज का मतलब जिससे हमने कन्वेंशन बना लिया है और हम उससे एनर्जी निकाल रहे हैं, वो हो गया कन्वेंशनल रिसोर्सेज। मतलब वो रिसोर्सेज जिससे कन्वेंशनली हम निकाल रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं हम, कोल से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होगा। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिसका पहले कन्वेंशन नहीं था लेकिन अब खोजा जा रहा है, वो है आपका नॉन कन्वेंशनल। जैसे विंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, आपका वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। ये इसमें आपका आ जाएगा। सोलर एनर्जी आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। वाटर एनर्जी जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आपका आ जाएगा पेट्रोलियम एनर्जी। आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा एटॉमिक एनर्जी। तो ये सारी चीजें आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा। अब हम आते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में पॉली से ही समझ में आ रहा है कि कई चीजें मिलके आपका एक मॉलिक्यूल, एक एटम कई उसमें बनाता है तो आपका पॉलीमर हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है पॉलीमर। तो
हम लोग आते हैं पॉलीमर पे। जैसे पॉलीमर मोनोमर्स, मोनोमर्स को हाई प्रेशर टेम्परेचर पे जब हम पॉलीमर में कन्वर्ट में हम पॉलीमर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्या है, एथिलीन है, एथिलीन को जो हम हाई प्रेशर टेम्परेचर पे ले जाते हैं पीवीटी, तो ये बन जाता है पॉलीमर। इसको हम बोलते हैं पॉली एथिलीन। जैसे आपने सुना होगा बेकेलाइट, बेकेलाइट पॉलीमर है, बेकेलाइट। ये बनता है आपका यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड से आपका बेकेलाइट बनता है। ये हो गया आपका वो। बुलेट प्रूफ कार बनाने के लिए हम पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का भी बुलेट प्रूफ कार बनाने के लिए यूज करते हैं। बुलेट प्रूफ कार बनाने के लिए हम पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं। बुलेट प्रूफ अर्थ वस्त्र बनाने के लिए हम पॉलीएमाइड का यूज करते हैं। बुलेट प्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए हम लोग पॉलीएमाइड का यूज करते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट, और बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए हम यूज करते हैं पॉलीएमाइड, जिसको हम क्योलार भी बोलते हैं। फिनॉल का उपयोग मैंने बताया, फिनॉल और यूरिया मिला के हम यूरिया और फिनॉल मिला के हम बेकेलाइट बनाते हैं। और टेफ्लॉन नॉन स्टिक के बर्तनों के लिए यूज किया जाता है। और नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन भी एक पॉलीमर है। नियोप्रीन एक वो सिंथेटिक सिंथेटिक रबर है। और टेफ्लॉन और डेक्रान भी पॉलीमर है। तो आपका लगभग पॉलीमर में यही है। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, लगभग मैंने कवर कर दिया है पॉलीमर्स में। एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट। अब देखिए, एक चीज आता है पीएच, नाम सुना होगा आपने, पीएच स्केल होती है।
पीएच स्केल से हम एसिड, बेस और सॉल्ट का पीएच के रेंज से हम पता करते हैं कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। अगर पीएच जो है 0 से 7 है, 0 से 7 के बीच में है, तो वो आपका होगा एसिड। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल होगा, मीन्स सॉल्ट हो सकता है। वाटर का पीएच, पीने वाले पानी का पीएच जो होता है वो 7 होता है। तो 7 जो होता है न्यूट्रल के लिए होता है, सॉल्ट का भी पीएच 7 हो सकता है। पीएच 7 से 14 के बीच में अगर है तो होगा बेस। एसिड और बेस, एसिड खट्टा होता है, ये चीज उसके स्वाद में खट्टापन होता है। एसिड क्या करता है, एसिड का लिटमस टेस्ट ब्लू लिटमस को ये रेड कर देता है, और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। लाल को नीला, एसिड जला देता है, मीन्स लाल कर देता है, मीन्स ब्लू को लाल कर देगा, और बेस जो है रेड को ब्लू कर देगा। ये एसिड और बेस में डिफरेंस है। सॉल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। हाँ, तो सॉल्ट मेनली क्या होता है, सॉल्ट जैसे है NaOH, ये है बेस, और ये है HCl है, हो गया आपका एसिड। ये दोनों मिलके NaCl, ये हो गया साल्ट प्लस H2O बना लिया। तो सॉल्ट जो है मेनली बेस और एसिड के केमिकल रिएक्शन से तैयार होते हैं। तो सॉल्ट ऐसे बनता है आपका, न्यूट्रल होता है लगभग सॉल्ट। मोस्ट प्रोबेबली सॉल्ट का जो पीएच है वो आपका 7 होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन पूछता है ब्लू विट्रियोल क्या है। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट CuSO4। खाने का सोडा, खाने का सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। और आपका कपड़े धोने का सोडा, उसको हम Na2CO3। और कास्टिक पोटास KOH, कास्टिक सोडा NaOH। और क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। वाटर गैस, कोल गैस, और प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस में होगा CO प्लस H2, कोल गैस में CO प्लस N2।
CO प्लस H2 प्लस CH4 प्लस कोल गैस में आपका ये CO हाइड्रोजन एंड मीथेन। प्रोड्यूसर गैस में आपका आ जाएगा CO प्लस N2। ये आपको पूछ सकता है प्रोड्यूसर गैस में। अब आ जाइए नेचुरल गैस में, मीथेन होती है। LPG में आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन होती है। तो ये पूछ सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, मेटल ओर्स। मेटल ओर्स में मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुनते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा चीजें, एक दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। एल्युमिनियम के कौन कौन से ओर्स होते हैं? बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है और क्रायोलाइट होता है। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये आपका हो गया एल्युमिनियम के ओर। आयरन की ओर हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सीडेराइट। सीडेराइट, आयरन पायराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन का हो गया। कॉपर का कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस एंड मेलासाइट। कॉपर का मेलासाइट, कॉपर ग्लांस एंड क्यूप्राइट, क्यूप्राइट या कॉपर पायराइट। जिंक का जिंक ब्लेंड और कैलामाइट, जिंक का कैलामाइट और जिंक ब्लेंड। लेड का गैलेना और एंग्लेसाइट, ये आपका जिंक का हो गया। लेड का गैलेना और एंग्लेसाइट। मार्करी का सिनेबार, कैलोमल, कैलोमेल एंड सिनेबार आपका हो गया मरकरी का। ये इंपॉर्टेंट आयरन ओर्स हैं, ये इसको ध्यान एक दो बार सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए कुछ मेटल्स हैं जैसे ब्रॉन्ज, कांसा जिसको बोलते हैं, इसमें आपका टिन और कॉपर होता है। और फिर है ब्रास, इसमें आपका कॉपर एंड जिंक होगा। एक है आपका स्टेनलेस स्टील, स्टील, इसमें आपका होता है क्रोमियम, क्रोमियम। आपका है जर्मन सिल्वर, याद रखेगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर नो। ये मेटल्स अक्सर पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। ब्रॉन्ज में आपका टिन और कॉपर होगा, ब्रास में आपका कॉपर एंड जिंक होगा, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होगा और जर्मन सिल्वर में सिल्वर होगा। नाइक्रोम मेटल में आपका निकिल प्लस क्रोमियम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो डायमंड जो है हार्डेस्ट मटेरियल है। हार्डेस्ट, हार्ड का मतलब होता है उस पर कोई भी निशान नहीं बनाया जा सकता, बहुत हार्डेस्ट में, जैसे इनेमल जो है बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का, वैसे ही डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट हुआ और आप इसको अच्छे से कर लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप बहुत अच्छा करके आ पाएंगे। एम रखिए कि 30 क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन 25 के एबव फेवरेबल रहेगा कि आपके पीटी में होने के चांस रहेंगे। 25 के एबव करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।